ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कोविड-19 जागरूकता पर सुनिए विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 की बात हम कर रहे हैं। तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्वालियर शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालात नियंत्रित रहे तो ये व्यवस्था 21 जुलाई तक लागू रहेगी। यदि इतने दिनों में भी संक्रमण की चेन नहीं टूटी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। एसपी ग्वालियर नवनीत भसीन ने रात में शहर का दौरा कर प्रभावी पुलिस गश्त के निर्देश दिए। हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो नए मरीजों की संख्या ग्वालियर अंचल में कल आई रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर में 38, भिंड में 19, मुरैना में 68, दतिया में 24, शिवपुरी में 4 और श्योपुर में 13 नए संक्रमित मरीज मिले। हम आपको सुनवा रहे हैं कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की ये अपील। ये ग्वालियर में बढ़ते हुए कोरोना प्रकोप को देखते हुए 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। वक्त के संदर्भ में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। फल, सब्जी, किराना इत्यादि के खोलने के संबंध में जो है पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि उनको किस पैटर्न पे खोला जाएगा और सब्जी किन किन स्थानों पर मिलेगी, फल किन किन स्थानों पर मिलेगा, होम डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, उसके पृथक से आदेश जारी किए जा रहे हैं। हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग घर पे रहें और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करें। अगर हम लोग इसको तोड़ने में शीघ्र सफल हो गए तो 7 दिन से पहले भी इसमें ढील या इसको हटाने पर विचार किया जा सकता है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि वो घर के भीतर ही रहें, घर के बाहर जब तक आवश्यक कार्य ना हो तब तक ना निकले, कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। ये अपील थी कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की। इनकी बातों को हमें पूरी तरीके से मानना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है जब तक कि बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो। ये एडवाइज़री जो जारी की गई है, अगर इसका पालन नहीं किया गया तो सख्ती से कार्रवाई भी होगी। इसलिए हमें इन बातों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सेवानिवृत्त आकाशवाणी मथुरा, वृंदावन व आगरा के पूर्व सेवानिवृत्त उद्घोषक डॉक्टर श्री कृष्ण शरद से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, हमारे साथ हैं पूर्व प्रसारण कर्मी और आकाशवाणी मथुरा, वृंदावन एवं आगरा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री कृष्ण शरद जी। शरद जी, मैं कल्पना प्रदीप सबसे पहले से आकाशवाणी ग्वालियर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, सादर प्रणाम कर रही हूँ। कल्पना जी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुड़ मुड़ के देखना मेरी आदत नहीं मगर, मुड़ मुड़ के देखना मेरी आदत नहीं मगर, ऐसा लगा कि आपने आवाज दी मुझे। मैं रेडियो सखा श्री कृष्ण शरद कल्पना प्रदीप के साथ हूँ। इस समय आकाशवाणी ग्वालियर की वरिष्ठ उद्घोषिका हैं। कल्पना जी, आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपकी आवाज मुझ तक पहुँच रही है। और जहाँ तक आवाज की बात है कि हम लोग आवाज के ही जादूगर हैं। आप का कोई प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्नों के साथ ही तो मैं आई हूँ और आपसे मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप उद्घोषक के रूप में आकाशवाणी में कब आपका पदार्पण हुआ, कब आप किस सन में थे, कैसे क्या हुआ? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं 1969 में जी तो मैं आकाशवाणी मथुरा 1967 में खुली, 29 जनवरी 1967 में। तभी एक आकस्मिक उद्घोषक के रूप में मैं वहाँ प्रतिस्थापित हुआ और उसके बाद स्थापित हुआ सन 1969-70 में। उस वक्त आकाशवाणी का वो माहौल कुछ वहाँ क्योंकि उस वक्त तो आकाशवाणी एकदम अपनी चरम सीमा पर था और आकाशवाणी तो बस पूछो मत, आकाशवाणी की तो बात ही अलग थी। ऐसा है कल्पना जी, जहाँ तक आकाशवाणी की उस समय की बात है जी,
देखिए, आकाशवाणी उस समय पूर्ण जो है स्वर्ण युग आकाशवाणी का था, क्योंकि भारत में कोई भी इस तरह के मीडिया चैनल नहीं थे। रेडियो चैनल भी इतने नहीं थे जितने आजकल प्राइवेट एफएम हो गए हैं। उस समय आकाशवाणी का ही युग था। बिल्कुल, बिल्कुल। रेडियो जो है जन जन के पास था, चाहे खेत हो, खलिहान हो, आपने जो है महल अटारी की छत हो या फिर झोपड़ी हो, मतलब रेडियो की पहुंच सारे कहना चाहिए भारत में इतनी अधिक थी, भारत में क्या विश्व में ही अधिक थी। तो रेडियो की मतलब उस समय अहमियत थी, अहमियत आज भी है, ऐसा नहीं कि अहमियत कम हुई है, लेकिन उस समय आकाशवाणी की गरिमा बहुत अधिक रही, क्योंकि उस समय भारत सरकार का संस्थान आकाशवाणी प्रमुख था। दूरदर्शन उसके बाद दूसरा संस्थान आया और उसके बाद प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी दूरदर्शन आ गए। ये कहना चाहिए उपक्रम हो गए भारत सरकार के, तब भारत सरकार के ही मतलब ये संस्थान थे ये दोनों। तो अब अंतर ये है कि उस समय ये जरूर है कि समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है और कहा जाता है कि परिवर्तन ही जीवन है। देखिए, तब हमारे पास स्टूडियोज पुराने होते थे, हमारे संसाधन बहुत ही कम थे, उस समय की मशीनें कुछ दूसरी तरह की थी, टेप रिकॉर्डर्स कुछ दूसरे ढंग के थे। तो वो सब मतलब ये है कि धीरे धीरे करके विकास हुआ और आज हम तो कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। आकाशवाणी के स्टूडियोज मतलब ये इतने डिजिटल हो गए कि बस एक कहना चाहिए थोड़ा सा वो दबाया और हमारे श्रोता ने जो गीत पसंद किया। उस समय लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी से हम लोग टेप निकाल के ले जाते थे और वो सारे लाइब्रेरी से टेप जो है, सारे टेप और रिकॉर्ड्स और जो प्रसारण सामग्री है उसके साथ प्रसारण की पूरी तालिका यानी सूची, कौन सा कार्यक्रम किस टाइम किस समय प्रसारित करना है, और लाइब्रेरी से ड्यूटी रूम में आता था। ड्यूटी रूम में एक कहना चाहिए स्टूडियो बॉय होता था, वो हमारे साथ अनाउंसर के साथ जाकर के स्टूडियो तक वो पहुंचाता था, सारा मटेरियल रखा रहता था और प्रसारण जब तक जारी रहता था तब तक स्टूडियो बॉय जैसे ही एक टेप प्रसारित हुआ, एक कुछ रिकॉर्ड प्रसारित हुए, जो प्रसारित सामग्री स्टूडियो से होती थी वो ड्यूटी रूम तक लाता था ताकि लॉगबुक भरी जा सके। तो तब इस तरह का था मतलब, लेकिन उस समय भी हमारा नियंत्रण कक्ष विशेष सहयोगी था, ड्यूटी रूम विशेष सहयोगी था और उद्घोषक, तीन जो बिंदु थे, उद्घोषक, ड्यूटी रूम और कहना चाहिए नियंत्रण कक्ष, ये सारे कहना चाहिए अगर समन्वित रहते थे तो सब काम जो है बहुत अच्छा चलता था और आज भी है वही। लेकिन अब अनाउंसर के पास कुछ नहीं है। अनाउंसर जो है अपना एक छोटी सी सूची कि हमें किस समय कौन से कार्यक्रम प्रसारित करने हैं, वो भी कंप्यूटर में फीड होते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भी हम लोग ले जाते हैं ड्यूटी रूम से और लेकर के स्टूडियो पहुंचते हैं, खाली हाथ जाते हैं और उधर से खाली हाथ आते हैं। न कोई मतलब यह है कि स्टूडियो बॉय है, कोई सहायक नहीं है, सारा कुछ कंप्यूटर में ही है भरा हुआ। तो और स्टूडियो जो है इतने आधुनिकतम हो गए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नियम कानून बदलते रहते हैं, उन बदलावों के तहत उद्घोषकों की कमी धीरे धीरे होती जा रही है, ये हम देख रहे हैं, जबकि उद्घोषक शान है प्रसारण के, स्टूडियो के, आकाशवाणी के और दूरदर्शन के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये बहुत बड़ा बदलाव है जी। और निश्चित रूप से कुछ कैजुअल अनाउंसर्स रखे जाते हैं, लेकिन हाँ, कैजुअल अनाउंसर होते हैं और रखे जाने ये पुरानी परंपरा है आकस्मिक उद्घोषकों की। हमने आपको बताया उन दिनों में हमको 15 ड्यूटी एक साथ मिलती थी 14 दिन की। अच्छा। एक दिन की छूट मिलती थी और फिर 14 दिन की हमको कहना चाहिए एक ड्यूटी करनी पड़ती थी अनाउंसरों को। 14 दिन की ड्यूटी यानी महीने में केवल एक दिन छूटता था। आज तो 3 ड्यूटी, 4 ड्यूटी, 5 ड्यूटी, 6 ड्यूटी, क्योंकि उद्घोषकों की संख्या बहुत हो गई है। संख्या उस समय भी बहुत थी, लेकिन जो अच्छे आकस्मिक उद्घोषक होते थे उनको ड्यूटियां उस समय भी अधिक मिलती थी, आज भी अच्छी मिलती हैं उन्हें। जी जी, बहुत आपने पुराने वक्त की बात करी है, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसा था, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा सुन करके। और अब हम आपकी कुछ रुचियों के बारे में जानना चाहेंगे। वाह 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 वाह। जहाँ तक कल्पना जी रुचियों की बात है, मेरी मतलब यह है कि कविता में विशेष रुचि रही,
आकाशवाणी और दूरदर्शन की यात्रा मेरी कविता ने ही कराई। कविता ने मतलब यह है कि बहुत कुछ मुझे दिया, आकाशवाणी दे दी। आकाशवाणी जैसी जो प्रतिष्ठित संस्था है वो मुझे कविता ने ही दी। मैं आकाशवाणी लखनऊ का स्वरवेला कार्यक्रम में जाता था, जिसे लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर, गोरखपुर और मथुरा एक साथ प्रसारित किया करते थे। तो ये हिंदी कविताओं का कार्यक्रम था। लखनऊ से मूल रूप से सभी एक एक दिन, एक सप्ताह आकाशवाणी वाराणसी, एक सप्ताह आकाशवाणी इलाहाबाद, कोऑर्डिनेशन था आपस में। तो मैं जाता था। दूसरा, मेरी रुचि नाटकों के लेखन में विशेष रूप से रही। रेडियो झलकियां लिखते भी थे आप ड्रामा? जी जी जी। बच्चों के कार्यक्रम के लिए मैंने बहुत छोटी छोटी नाटिकाएं लिखी, बाल गोपाल कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा मैंने युवा कार्यक्रम के लिए भी बहुत सारी झलकियां लिखी। और उसके बाद जब रेडियो में आ गया तो सब कुछ निःशुल्क लेखन किया, क्योंकि रेडियो में आने के बाद तो सब कुछ, अगर स्टाफ के हम आदमी हैं तो सब कुछ सरकार निःशुल्क लिखा लेती है, समझ गए। यानी आज हमको पैसा मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद, लेकिन उस समय क्योंकि हम वहाँ के स्टाफ आर्टिस्ट थे, वहाँ के कलाकार थे, वहाँ के प्रसारण कर्मी थे, इसलिए जो कुछ लिखाया उसे हमने लिखा और सहर्ष लिखा। ये सोच के नहीं लिखा कि हम अर्थ के लिए लिख रहे हैं, हमने इसलिए लिखा कि हमारी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा हमारी भी बढ़ेगी, साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक हमारी रेडियो झलकियां पहुंचेंगी। हवा महल में विशेषकर विविध भारती के लिए मैंने बहुत सारी झलकियां लिखी, और डॉक्टर राचला नागर, डॉक्टर राम नरेश पांडे, और इधर विनोद रस्तोगी जी, इधर मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे जो चिरंजीत थे जी थे आकाशवाणी दिल्ली में, हमारे सब गुरुओं में से रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ। और जहाँ तक है, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं उस समय की कहना चाहिए जो बड़े लोग थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया करते थे। आज की तरह नहीं कि बस काम चलाया और छोड़ दिए। अगर हम ये कहें कि आप स्वांतः सुखाय के लिए लिखते थे, तो शायद गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। इसमें देखिए, हम तो ये सोचते हैं जिंदगी मिली है हमें, कोई 2 दिन की बताता है, कोई 4 दिन की बताता है, लेकिन मैं मतलब ये है कि सारे अनाउंसर्स में मैं मस्त मौला रहा। मतलब ये है कि कोई चीज खो गई मुझसे, अगर मेरे 1000 रुपए भी गिर गए तो मैं उसको भूल जाता था। तो मैंने उस समय कुछ पंक्तियां लिखी कि जिंदगी सौगात 4 दिन की है, जिंदगी सौगात 4 दिन की है, इसे हंसते खेलते ही बिता जाना है, जिंदगी को न बोझ समझो तुम, जिंदगी एक सफर सुहाना है। तो ये हमारा जो प्रसारण है ये भी एक सफर है, और हम जीते हैं श्रोताओं के लिए, हम मरते हैं श्रोताओं के लिए। हमारी खुशी हमारे श्रोता हैं जो रेडियो ट्रांजिस्टर के आगे बैठे हुए हैं, वो हमारे ईश्वर हैं। यही मानकर अगर आज भी किसी श्रोता का मेरे पास आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई टेलीफोन आधी रात को भी आता है और वो कहता है मैं मैंने रायपुर से, छत्तीसगढ़ से मैं कहना चाहिए अमुक श्रोता मोहनलाल देवांगन बोल रहा हूँ, तो मैं अवश्य उठाऊंगा। और श्रोता जानकार हो अनजान हो, वो मेरे लिए सम्माननीय है। और हर अनाउंसर के लिए होना चाहिए कि वही श्रोता हमें सुनते हैं, बिल्कुल, हमको सुनने के बाद हमारी सराहना करते हैं, हमसे संपर्क साधना चाहते हैं और हमारा मान सम्मान हमें देते हैं। तो हमें उनको भी उतना मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, हमारे श्रोता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन बातों को एक अनाउंसर बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता है। जी, आप भी महसूस करती होंगे, और हमारे जो भी इस समय हमारे उद्घोषक भाई बहन जो भी मेरी बात सुन रहे होंगे वो मानते होंगे, और उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शरद जी, आप साहित्यकार हैं और आपकी रुचि जहाँ तक मैं जानती हूँ हिंदी और ब्रज भाषा में विशेष रूप से है। जी जी जी। आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ नहीं सुनाएंगे क्या? अरे नहीं, मैं तो बहुत सुनाना चाहूंगा। कोरोना काल में मैंने बहुत सारे वो लिखे हैं। देखिए, मैंने अभी जो नई कविता लिखी है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ यहाँ पर। अभी आपने कहा कोरोना काल में, कोरोना काल जो समय शुरू हो चुका है, ये बहुत ही अलग समय हो चुका है और बहुत अलग तरीके से हर कोई इसको सोचता है। राहत भी होती है, मन में परेशानी भी होती है, कुछ अलग काम भी हो रहे हैं। तो मैं
सोचती हूँ कि आपने समय में, और वो भी अपनी रिटायर्ड लाइफ में, जी, जो कुछ भी लिखा है आप हमारे श्रोताओं के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने इस समय जो है हर कवि को, हर सृजनकार को, हर रचनाकार को ये लिखने का अवसर मिला है, क्योंकि अपने घर परिवार में रहते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें दूरियां, सामाजिक दूरियां बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं। तो जब दूरियां रहती हैं तो कविता, साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, ये सब पास आ जाते हैं, हृदय के पास। तो कोरोना ने जितनी दूरियां दी, साहित्य उतना ही पास आ गया। आपने देखा होगा फेसबुक पर कितने लोग जो है मतलब यह है कि काव्य मंच पर हैं, और वो फेसबुक पर हैं, और ये बाकायदे जो है लाइव प्रोग्राम जा रहे हैं। तो हमने फेसबुक पर भी छाए रहे, आज भी हैं, और रेडियो, टेलीविजन, चाहे विविध भारती हो, आकाशवाणी दिल्ली हो, ग्वालियर हो, आकाशवाणी वाराणसी हो या लखनऊ, हमारे जो मतलब हमारे जो साथ रहे, हमारे जो सखा रहे जूनियर्स, उन्होंने हमें जीने का अवसर प्रदान किया। और इस कोरोना काल में भी हमारे इंटरव्यू रेडियो के माध्यम से लिए और प्रसारित किए। उनमें आप भी एक कहना चाहिए हमारी बेटी की तरह एक उद्घोषिका हैं, वरिष्ठ उद्घोषिका। आपने हमें चुना, हम आपके बहुत आभारी हैं। आकाशवाणी ग्वालियर के आकाशवाणी आभारी है। मैं तो कहती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है ना, कि हम सबका सौभाग्य है, हमारे श्रोताओं का भी सौभाग्य है कि हम लोगों को सुन रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक आपने कोरोना काल की बात कही, तो हमने 300 दोहे लिखे, लगभग 300 हो गए, 300 से ज्यादा हो गए, आज भी 2 दोहे लिखे। तो हमारा हम एक दोहा सुनाएंगे कि ये कोरोना काल है, रखियो बंद के वार जी। ये कोरोना काल है, रखियो बंद के वार, लक्ष्मण रेखा खिंची है, पार न करियो द्वार। बहुत बढ़िया। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब देश को संबोधन कई बार किया, प्रथम संबोधन में यही कहा कि हमें सोशल डिस्टेंस यानी बनाए रखना है, यानी द्वार को पार नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। हाथ समय समय पर धोते रहना है, साबुन से, या जो भी साफ करने की औषधि या कहना चाहिए रसायन होते हैं उनसे। इसके अलावा हमको जो है साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कोरोना काल में, और सुव्यवस्थित रहना चाहिए, संयमशील रहना चाहिए हम लोगों को। इस बीच बहुत सारे गीत भी लिखाए गए। हमारे ब्रज की कनिष्ठ आकाशवाणी मथुरा केंद्र के हमारे कलाकार ने हमारा एक गीत गाया भी है, लोकगीत है वो, ब्रज भाषा में। तू रखियो बंद के वार, गैल में ठाड़ो कोरोना। तू रखियो बंद के वार, गैल में ठाड़ो कोरोना, तू पार न करियो द्वार, गैल में ठाड़ो कोरोना। तनिक न करियो आवाजाही, ये नहीं कि आप कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर ना घूमें। कि तनिक न करियो आवाजाही, देख न करियो लापरवाही, चूक गयो तो देख बावरे, हो गो बंटा धार। तू रखियो बंद के वार, गैल में ठाड़ो कोरोना। बहुत ऐसे बहुत सारे गीत लिखे गए वाली बातें हैं। और छोटा सा कुछ ब्रज में आप सुनाइए, क्योंकि ब्रज पर आपका विशेष अधिकार है कुछ। वाह 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 वाह, सुनाइए। देखिए, जहाँ तक हमारे, अब मैं ब्रज भाषा में बात कर रही हूँ, और जानो तो सबको है, रोक ना पावे को, अच्छो करे जामेंगे तो लोग गीत गामेंगे। वाह वाह। ये ब्रज भाषा है कि जानो तो सबको है, रोक ना पावेंगे, अच्छो कर जावेंगे तो लोग गीत गावेंगे। ईश्वर की कृपा ते जे तन अमूल मिलो, जन मंगल कर लोगे, पुरखा तर जामेंगे। जा तरिया राज में लुटायो आज नेह गेह, जन जन समाज कबू भूल नहीं पामेंगे। नी के कर्म कर लियो और पार तुम उतर लियो, तो गीत प्रीत रीत के सब शरद जी दोहरामेंगे। क्या बात है, क्या ये ब्रज भाषा में है। और जहाँ तक ब्रज भाषा की बात है कल्पना जी, ये बहुत ही मधुरी भाषा है। ये कृष्ण के मुख पे बोली गई भाषा है, और गोपीन की भाषा है, ग्वालन की भाषा है,
ये तो यमुना की भाषा है, गैरराज्य की भाषा है, यानी ब्रजभूमि की मीठी मीठी मधुरी भाषा है। ये बहुत अच्छी भाषा है। ये बहुत सही कह रहे हैं आप। शरद जी, आप पत्रकार भी हैं और रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद इस क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझती हूँ आप सक्रिय भी हैं। जी जी जी, पूर्ण सक्रिय। हाँ, आप इस बारे में जरूर हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए अपनी बातें कि किस तरीके से सक्रिय हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, ये बहुत ही निर्मल मन वालों की चीज है। ये कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। पत्रकारिता में कपट नहीं होता, छल नहीं होता, छिद्र नहीं होता, निर्मलता होती है, विमलता होती है और निष्पक्षता होती है जी। और पत्रकारिता एक ऐसी सेवा है जो जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए हम सबको करनी होती है। पत्रकार अनर्थ को जब देखता था तो वो अपनी बात कहता था, सरकार तक पहुंचाता था। समाज की कोई परेशानी होती थी, कोई कष्ट होता था, निर्बल का, दलित का, कमजोर का, या फिर कोई सामाजिक समस्या होती थी, पत्रकार उच्च शिखर तक पहुंचाता था, जो भी अधिकारियों तक पहुंचाता था। लेकिन आज भी ये पत्रकार पहुंचा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस कोरोना काल में तो पत्रकार लोगों की विशेष भूमिका है। देखिए, समाचार आप पढ़ रहे होंगे कोरोना के संबंध में। अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमारे जो मीडिया, क्योंकि मैं रेडियो पत्रकार रहा हूँ और टेलीविजन पत्रकार हूँ, आज भी रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में मेरी विशेष अभिरुचि रही है। मैं एक विश्वविद्यालय का कहना चाहिए परीक्षक भी हूँ, पेपर सेटर भी हूँ और मैं आज भी कार्य करता हूँ। और पत्रकारिता में, प्रकाशन में भी मैं रुचि रखता हूँ। मैं कहना चाहिए एक छत्तीसगढ़ से निकलने वाले एक प्रमुख पत्र है, उसका कहना चाहिए संरक्षक भी हूँ। बहुत अच्छी, बहुत आपने आकाशवाणी के बारे में, साहित्य के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, है ना, कोरोना काल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। जी। चलते चलते हम आपसे इतना जरूर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी का जो पहले का समय था और आज का जो समय है, उसमें बदलाव निश्चित रूप से आया है, कुछ बहुत आया। आप बता चुके हैं, लेकिन आज के समय को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कुछ तो मन कहीं कुछ देखिए होगा। आज तो ये है कि विस्मय हुआ वातावरण कैसे जिए, कैचुल बने हैं आवरण कैसे जिए, अवरोध पग पग पर उठाए सिर खड़े, बाधित हुए बढ़ते चरण कैसे जिए। मुरझाए मन झरते सुमन रिश्ते बुझे, दूषित हुआ पर्यावरण कैसे जिए, खुशबू भरे खत अब नहीं आते कहीं, कंप्यूटरी जीवन मरण कैसे जिए, विश्वासघाती भेदिए घर में शरद, घातक हुए हैं आचरण कैसे जिए। स्थितियां तो आजकल ऐसी हैं, लेकिन फिर भी जीने के लिए हमें जीना पड़ता है। और कल्पना जी, हम तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ भूल जाइए। मेरी दृष्टि में मस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। मस्ती की बस्ती में रहते चलिए। आपका कुछ खो जाए तो चिंता मत करिए, गिर जाए तो बिल्कुल चिंता मत करिए और तनाव से मुक्त रहिए। चाहे भाई अंधेरा होता है तो उजाला भी आएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सभी गम भूल जाते हैं फकत एक मुस्कुराने से, सभी गम भूल जाते हैं फकत एक मुस्कुराने से, जिंदगी लगती सुहानी है महज हंसने हंसाने से, गमों का दौर जब आए ठहाका मार कर हंस लो, गमों का दौर जब आए ठहाका मार कर हंस लो, जिंदगी बोझ बनती है सदा रोने रुलाने से। तो कोरोना हम कहेंगे मत रोना। आपने इतनी अच्छी तरीके से इतनी बातें हमको बताई। बस आपने अभी अपने इस काव्यमय पंक्तियों में पत्रों का जिक्र किया। जी। पत्र नहीं आते। हाँ, पत्र नहीं आते, अब बहुत कम आते हैं। जी 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 जी, पत्र बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। उससे हमारा पेट नहीं भरता, है ना। जी जी, सच बात है, सच बात है। तो पत्र नहीं आते उसका एक मलाल, या कम आते हैं उसका मलाल तो है, लेकिन हाँ, उसकी जो पूर्ति थोड़ी सी हुई है, जो एक विकास का समय है, बदलाव का समय है। कुछ हमारे पास SMS प्रोग्राम शुरू हुए हैं, वो शुरू हुए हैं, तो इससे बहुत सारी दूसरी गतिविधियां भी
शुरू हुई हैं उससे थोड़ा सा संतोष भी मिलता है। इसमें कोई शक नहीं, आप ठीक कह रही हैं। हम भाई संतोषी सदा सुखी, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम दुखी हैं, लेकिन ये अगर ये माने कि परिवर्तन ही जीवन है तो हमें जीवंत बने रहना है। ये जरूर है कि आज के युग को देखते हुए परिवर्तन भी परम आवश्यक है। जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार होने के नाते, एक उद्घोषक होने के नाते अपने श्रोताओं से, कि मतलब ये है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना से भारत में होने वाले नुकसान पर बड़े बड़े विशेषज्ञ तमाम आशंकाएं जता रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस संकट का मजबूती से मुकाबला किया है तो और आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिखाया है। ये तो प्रधानमंत्री जी की बात है जिसको हमें करना चाहिए, समझना चाहिए। इस काल में संक्रमण से बचने के लिए बहुत सारे चीजों की बात कही गई है, जैसे मास्क है, मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी चाहिए। छींकते समय जो है रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करना चाहिए। छींकने के बाद नाक या मुंह को बिल्कुल न छुएं, यदि छूते हैं तो साबुन से अच्छी तरह हाथ जरूर धो लें। दूसरे, तेज बोलने वाले संक्रमण ज्यादा फैलाते हैं, ऐसा डॉक्टरों का, चिकित्सकों का मानना है। तो बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने मतलब ये एक समाचार में लिखा है कि आवाज या हंसने की आदत है तो उसे बदल दें। यदि ऐसे लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं तो वो संक्रमण के प्रसार को रफ्तार देने में सामान्य लोगों के मुकाबले ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। KGMU के डॉक्टरों का कहना है कि तेज बोलने, हंसने पर लार की छोटी छोटी बूंदें 5 से 7 गुना ज्यादा मात्रा में निकलती हैं। तो ये मतलब बहुत ही धीमे बोलें, बहुत ठहाका मार के ना हंसें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन प्रसारणों में जरूर रुचि लें, आकाशवाणी के प्रसारणों को सुने, समझें, क्योंकि आकाशवाणी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलते हुए गतिमान है। और ये जो है चाहे शिक्षा, सूचना, मनोरंजन के माध्यम से, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, विकास की बातें हों, और रेडियो नाटक हों, झलकियां हों, या कहना चाहिए और हमारे कहने सांस्कृतिक परिवेश की बातें हों, वार्ताएं हों, ये सारी चीजें हमारे आकाशवाणी के माध्यम से एक आचार संहिता के तहत प्रसारित की जाती हैं, जिसमें कहीं वाद विवाद नहीं होता, गति मिल रही है। और अब तो न्यूज ऑन AIR ऐप, ये ऐसा ऐप है जो संपूर्ण कहने वैश्विक स्तर पर हमारे आकाशवाणी के प्रसारणों को सुना रहा है और हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहा है। जन जन के लोक मंगल की भावना से सेवा कर रहा है आकाशवाणी और दूरदर्शन। बहुत ही सार्थक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपको भी कल्पना जी, और हमारे श्रोताओं को भी जो हमारी बात को अपने रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या टेलीविजन के कहना चाहिए माध्यम से सुन रहे हैं। क्योंकि अब तो DTH के माध्यम से टेलीविजन में भी हम लोगों की आवाज बहुत दिनों से सुनाई दे रही है। स्वयं अपनी ओर से कल्पना जी को और हमारे श्रोताओं को, आकाशवाणी के जो हमारे साथी हैं जो हमारी आवाज को प्रसारित कर रहे हैं, जो चाहे ड्यूटी रूम हो, कंट्रोल रूम हो या हमारे अधिकारी गण हो, सबको करना चाहिए, सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्रोताओं, ये थे हमारे पूर्व प्रसारण कर्मी, आकाशवाणी मथुरा, वृंदावन एवं आगरा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री कृष्ण शरद जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण भोपाल से होगा।